Hello students. Today we are going to learn about the topic plasma membrane from chapter Fundamental Unit of Life class 9. लास्ट क्लास में हमने पूरा सेल का जो बेसिक था, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, हिस्ट्री था, वो सारा कवर कर लिया था। आज हम सेल के कवर के बारे में बात करेंगे। उसमें से एक ऐसा कवर है जो आपको यूनिवर्सली हर एक टाइप के सेल में देखने को मिल जाएगा एंड उसी का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं एंड इसी का दूसरा नाम है बच्चों प्लाज्मा लेमा। इसको हम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपको हर एक सेल में मिलेगा, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, फंगल सेल हो, ह्यूमन सेल हो, प्लांट सेल हो। आप कोई भी सेल उठाकर देख लो, सब में कंपल्सरीली कौन सा कवर प्रेजेंट होगा या तो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? देखो, सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि हम एकदम चुन रहे हैं चीजों को, सिलेक्टेड चीजों को ही हम यहाँ पे इसके थ्रू आने दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है। सेल के बाहर पानी है, सेल के बाहर कोई तो मिनरल आयन है, सेल के बाहर मान लो कोई तो एक वेस्ट मॉलिक्यूल है, कोई तो एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, शुगर है, कुछ भी हो सकता है ना सेल के बाहर। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक चीज अपने थ्रू क्रॉस होने देती है? तो आंसर है नो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी को अपने थ्रू अलाउ नहीं करती है, सिलेक्टेड चीजों को ही वो अपने थ्रू यहाँ पे अलाउ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पानी तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, वाटर का तो है ही अलाउ, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर को तो अलाउ करती ही है, लेकिन वाटर के अलावा यहाँ पे सिलेक्टेड सॉल्यूट्स भी पास होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पानी तो जा ही सकता है, पानी के साथ साथ काफी सारे सिलेक्टेड सॉल्यूट्स है जो भी जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी को अपने थ्रू अलाउ नहीं कर रही, सिलेक्टेड चीजों को ही अपने थ्रू अलाउ कर रही है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया है कि इसका नेचर क्या है, तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना बच्चों, वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, टफ या रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर है आपका? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। एंड ये कैसा कंपोनेंट होता है सेल का? तो ये सेल का लिविंग कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम जाए तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको दो मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलता है लिपिड एंड दूसरा आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्रोटीन्स। लिपिड जो होते हैं, लिपिड आर सिंपली फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आपने लिपिड टर्म कभी नहीं सुना तो फैट तो सुना होगा ना, तो फैट के मॉलिक्यूल्स को ही हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है? लिपिड मॉलिक्यूल्स बोल दिया। लिपिड मॉलिक्यूल के साथ हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं? तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो लिपिड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो क्या बन के आ जाएगा हमारे पास? फॉस्फोलिपिड आ जाता है। फॉस्फोलिपिड को हम स्ट्रक्चरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है मेरा एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। अब ये देखो, एक पूरा फॉस्फोलिपिड का लेयर बन रहा है मेरे पास इधर, और एक ये दूसरा फॉस्फोलिपिड का लेयर बन रहा है। कितने लेयर्स बने मेरे पास फॉस्फोलिपिड के? दो लेयर। तो इसीलिए मैंने इधर क्या लिखा हुआ है? बाई लेयर। बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो फॉस्फोलिपिड के यहाँ पे हमें दो लेयर देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में देखो, ये बीच में कौन एम्बेडेड है? तो बीच में एम्बेडेड है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन्स आपको बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे एम्बेडेड देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो किसकी वजह से आती है? तो फॉस्फोलिपिड की वजह से आती है। तो फॉस्फोलिपिड ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी दिया पूरा, एंड प्रोटीन ने क्या किया है? तो प्रोटीन जो होता है बच्चों, वो यहाँ पे रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट चैनल का। किसी भी चीजों को अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आना है, फॉर एग्जांपल पानी की अगर हम बात करें, तो अब देखो लिपिड की अगर मैं बात करूं तो लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है? तो लिपिड इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। पानी में ऑयल को मिक्स करके देखो, क्या वो मिक्स हो जाता है? नहीं ना। तो जो ऑयल है वो पानी को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। अगर
सेल के अंदर ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे बाहर है पानी का मॉलिक्यूल। ये पानी का मॉलिक्यूल अगर लिपिड को क्रॉस करते हुए अंदर आना चाहेगा तो क्या वो क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये लिपिड का बाइलेयर पानी को क्या कर देता है? रिपेल कर देता है। तो पानी लिपिड के बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जिसके अक्रॉस होते हुए पानी अंदर आ जाए, एंड वही स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला हुआ है यहाँ पे? प्रोटीन। तो प्रोटीन्स बेसिकली वो चैनल का काम कर रहे हैं जिसके अक्रॉस पानी जो है वो आपका एक सेल के अंदर एंटर या तो सेल से बाहर एग्जिट कर सकता है। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात। हमने एक्चुअल में ये पूरे का ये एक सेक्शन इधर ड्रॉ करके बनाया हुआ है। अब समझना, ये पूरा ऐसे कंटिन्यूअस लेयर बन जाता है, उसका एक ही सेक्शन हमने इधर ड्रॉ करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट अलाउज गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस इट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है? कोई गैस बाहर से अंदर आ रहा है, कोई गैस अंदर से बाहर जा रहा है। गैसेस जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट कौन सी प्रोसेस से करते हैं? तो वो मूवमेंट करते हैं बच्चों बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस from higher concentration lower concentration until an equilibrium is achieved. फॉर एग्जाम्पल अब समझो, यहाँ पे है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इधर है 0 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? 100 टू 0, तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो मैं वही कह रही हूँ, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन। समझो, ये है मेरे पास एक सेल, ये है मेरे पास सेल। सेल के बाहर ढेर सारा ऑक्सीजन है एंड सेल के अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन कहां से कहां आएगा? तो ऑक्सीजन बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि ऑक्सीजन को अलाउ कर रही है तभी तो ऑक्सीजन अंदर आ पाएगा ना। तो हमने वही लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने थ्रू क्या अलाउ करती है बच्चों? गैसेस का एक्सचेंज अलाउ करती है। मान लीजिए ऑक्सीजन सेल के अंदर आया, सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया, क्या जनरेट किया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड मेरा अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आ जाएगा। तो जिसका जहां ज्यादा कंसेंट्रेशन वहां से वो मूव करके किधर आ जाएगा? जहां पे उसका कम कंसेंट्रेशन होता है उधर आ जाएगा। तो ये है आपका डिफ्यूजन। किसके अक्रॉस हमने देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अक्रॉस वाटर का भी मूवमेंट अलाउ करती है। एंड क्या डिफ्यूजन से होता होगा? नहीं। वाटर के मूवमेंट के लिए जो टर्म हम डिफाइन करते हैं वो है ऑस्मोसिस। बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। हम ऐसा कहते हैं कि पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट टू इट्स लोअर अमाउंट, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस कह रहे हैं। अब ये ध्यान रखना कि ऑस्मोसिस इज अ मेम्ब्रेन डिपेंडेंट प्रोसेस। ऑस्मोसिस हमेशा एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। तो डिफ्यूजन इज अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट स्टेप, लेकिन ऑस्मोसिस इज अ मेम्ब्रेन डिपेंडेंट। समझने के लिए देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या है? तो एक वेसल है, इधर बीच में मैंने क्या प्लेस कर दी है? तो इधर बीच में मैंने प्लेस की हुई है मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन कौन सी होनी चाहिए? तो सेमी परमिएबल भी हो सकती है और सिलेक्टिवली परमिएबल भी हो सकती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि वो अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ पानी का मूवमेंट अलाउ कर रही है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि वो अपने थ्रू पानी को तो अलाउ करती है लेकिन साथ साथ में सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को भी अलाउ करती है। तो यहाँ पे तो ऐसी मेम्ब्रेन चाहिए ना जो वाटर को अलाउ करे। तो यहाँ पे हम जनरली कौन सी मेम्ब्रेन यूज करते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, जो अपने थ्रू किसका मूवमेंट अलाउ करती है? वाटर का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? तो मैंने एक में देखो ज्यादा पानी भरा हुआ है और एक में मैंने कम पानी भरा हुआ है। इसको मैं बोल देती हूँ ए, इसको मैं बोल देती हूँ बी। कौन से कंपार्टमेंट से कौन से कंपार्टमेंट की तरफ मेरा पानी मूव करेगा बाय ऑस्मोसिस? आप बोलोगे फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए में पानी का अमाउंट कैसा है? ज्यादा। बी में पानी का अमाउंट कैसा है? कम। तो ऑफ कोर्स वाटर विल मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम ए टू बी। तो ये तो सिंपल पानी की हमने बात की।
तो हम यही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे सॉल्यूशंस के लिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन बेसिकली तब बनता है जब एक सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे मेरे पास पानी है, पानी में मैंने शुगर मिक्स किया, पानी को मैं क्या बोलूंगी, सॉल्वेंट, शुगर को मैं क्या बोलूंगी, सॉल्यूट। पानी में जब शुगर मेरी डिसॉल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो क्या बनके तैयार हो जाएगा, मेरे पास सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगी शुगर सॉल्यूशन। तो जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है तो क्या बनके तैयार हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ये ध्यान रखो कि सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ a solution is directly proportional to amount of solute। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब आपको बता रही हूं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा होगा, हमारे पास कम होगा। इसको समझने के लिए आप देखो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए है मेरे पास 100 ml। ठीक है, तो ये 100 ml में मैंने कितना ग्राम्स शुगर ऐड किया है, तो मैंने 5 ग्राम्स शुगर को ऐड किया। इधर बी में आ जाओ, बी में अगेन मेरे पास 100 ml का सॉल्यूशन है और ये 100 ml के सॉल्यूशन में मैं कितना ग्राम्स शुगर ऐड कर रही हूं, तो मैं ऐड कर रही हूं 10 ग्राम्स शुगर। पहले तो देखो सॉल्यूट का अमाउंट किधर ज्यादा है, इधर। सॉल्यूट का अमाउंट अगर इधर ज्यादा है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी किधर ज्यादा होगा, इधर ही ज्यादा होगा ना। ठीक, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। देखो, जब मैं पानी के अंदर शुगर को मिक्स कर रही हूं तो शुगर आपकी डिसॉल्व हो जा रही है ना। इसका मतलब शुगर के साथ कहीं ना कहीं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स बिजी हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करने में या तो बॉन्ड बनाने में, है कि नहीं। वापस शुगर को मैंने पानी में डाला तो शुगर के साथ मेरे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जा रहे हैं, इंटरेक्शन में बिजी हो जा रहे हैं। जितनी ज्यादा शुगर होगी उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बिजी हो जाएंगे, जितनी कम शुगर होगी उतने कम वाटर मॉलिक्यूल्स बिजी होंगे। समझ रहे हो बात, तो सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे देखो, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इधर थे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मैंने 5 ग्राम शक्कर डाला तो फॉर एग्जाम्पल समझो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो थे वो यहाँ पे क्या हो गए, शुगर के साथ बिजी हो गए। तो कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बचे मेरे पास, 95 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बचे। सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, 10 ग्राम मैंने शुगर डाली तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मेरे यहाँ पे बिजी हो गए। तो कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल बचे इधर हमारे पास, तो इधर हमारे पास बचे 90 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहां पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, यहां पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। पानी का अमाउंट किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है या इधर, तो ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है इधर ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस आपका ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, तो ऑस्मोसिस आपका बच्चों ए टू बी होगा। बात समझो, जहां पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होता है वहां से पानी मूव करके किधर जाएगा, जहां पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है। अब इसको हम पूरा वापस से एक बार जस्ट में देख लेते हैं। तो देखो ए में 100 ml सोल्यूशन, बी में भी 100 ml सोल्यूशन, इधर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है, इधर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन भी कैसा होगा, ज्यादा। सॉल्यूट अगर कम है तो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन भी कैसा होगा आपका, यहाँ पे कम। देखना, सॉल्यूट कम तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मैंने पहले ये लिखा था
concentration of solution is directly proportional to amount of solute. अगर मुझे इसको free water molecules के साथ relate कर देना है तो मैं क्या लिखूंगी? That it is inversely proportional to free water molecules. कि जहां पे मेरे पास सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे कैसे रहेंगे? कम रहेंगे. फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे. क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो इसको क्विकली जस्ट एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं. ए सोल्यूशन है, वापस बी सोल्यूशन है. ठीक है, दोनों ही मेरे पास है 100 ml के सोल्यूशन. इधर है मेरे पास 15 ग्राम्स सॉल्ट, इधर है मेरे पास 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट. तो फटाफट से देखेंगे सॉल्यूट का अमाउंट किधर ज्यादा है? इधर. तो यहां पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा. तो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन किधर ज्यादा होगा? इधर. तो मैंने लिख दिया इधर सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा. अगर इधर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? यहाँ पे कम होंगे. तो इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है. इधर को आ जाओ, इधर सोल्यूट कैसा है? इधर सोल्यूट है कम. तो फिर सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन कैसा होगा? सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन भी कम. तो फिर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. ए में पानी ज्यादा है, बी में पानी कम है, तो ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन हम क्या बताएंगे? ऑस्मोसिस इज सिंपली फ्रॉम ए टू बी. क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए अगर हम बताते हैं तो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में मैं क्या बोलूंगी? दैट ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर from a solution of low concentration, solution of low concentration to solution of high concentration. वापस, osmosis is movement of water from solution of low concentration solution of high concentration. दूसरे शब्दों में अगर पानी के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा तो हम बोलेंगे दैट ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन. इट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे पानी. तो यहाँ पे जब पानी के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं तो पानी के लिए हम क्या लगाएंगे? दैट इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन. लेकिन अगर हम सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हमको तीन सॉल्यूशंस डिफाइन करने हैं. एक है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब हमेशा ज्यादा होता है. तो हाइपर मतलब हाई. टॉनिक, टोनिसिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन. तो हाइपरटोनिक का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन. हाइपो का मतलब हो जाएगा लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन एंड आइसो का मतलब हो जाएगा सेम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन. अब देखो, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं करते हैं. हम हमेशा उसको किसी ना किसी के साथ कंपेयर करेंगे तभी जाके हम बता पाएंगे. अब इन्हीं दो को एग्जांपल में लो, ए और बी को. ए और बी में से कौन से सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है? तो बी का ज्यादा है. तो हम बोलेंगे दैट बी इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर्ड टू ए. तो ए बी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक. तो जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा वो हाइपर, जिसका कंसेंट्रेशन कम वो हाइपो. हमेशा यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस चलता है. ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि सी है जो अगेन 100 ml का है लेकिन इसमें मैंने 30 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, इन दोनों को कंपेयर करो, बी और सी को. बी और सी में से सी के पास ज्यादा कंसेंट्रेशन है तो सी हो जाएगा मेरा हाइपर, बी क्या हो जाएगा? मेरा हाई
हाइपोटोनिक। तो देखो अगर मैंने फ्रेम अपना चेंज कर दिया तो टोनिसिटी भी यहाँ पे क्या हो गई है, चेंज हो गई है। बी को ए के साथ कंपेयर किया था तो बी क्या था तुम्हारा, हाइपर। लेकिन बी को अगर मैं सी के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो बी क्या हो गया मेरा, हाइपो। तो जिसके साथ तुम इसको कंपेयर करोगे उसके हिसाब से आपकी जो टोनिसिटी है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डी सोल्यूशन लू जो 100 ml का है एंड उसके अंदर मैं 15 ग्राम्स सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तो इसका और इसका देखो कंसेंट्रेशन कैसा हो गया, सेम। तो आपस में इन दोनों को हम क्या बुलाएंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये हो गई हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन। अब इसी में हमको देखना है एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो हम सेल के इनर एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला है कि कौन सा सोल्यूशन है हमारे पास, हाइपरटोनिक। तो इसका मतलब सेल के कंपैरिजन में बाहर के सोल्यूशन का माहौल कैसा है बच्चों, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो बाहर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, अंदर कम कंसंट्रेटेड है। पानी कहां से कहां जाएगा, बाहर का सोल्यूशन मेरा हायर कंसेंट्रेशन पे है, अंदर का सोल्यूशन मेरा लोअर कंसेंट्रेशन पे है। सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जब हम बता रहे थे तो हम बोल रहे थे ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। तो लोअर कंसेंट्रेशन पे कौन है, सेल। हायर कंसेंट्रेशन पे कौन है, सराउंडिंग मीडियम। तो पानी कहां से कहां जाएगा, पानी जाएगा अंदर से बाहर। तो पानी जब अंदर से बाहर जा रहा है तो कौन सी प्रोसेस से जा रहा है, ऑस्मोसिस से जा रहा है। क्योंकि बाहर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, एंड सेल में से पानी पूरा का पूरा बाहर आ गया तो सेल मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक की अगर हम बात करें तो आइसोटोनिक में जो कंसेंट्रेशन बाहर है वही कंसेंट्रेशन अंदर भी है। ठीक है, तो जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी वापस अंदर भी आ जाएगा। तो आपका नेट ऑस्मोसिस क्या है, यहाँ पे नेट ऑस्मोसिस विल बी 0। तो क्या सेल को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो नो इफेक्ट ऑन सेल। ठीक है, फिर बारी आती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब मैंने आपको बोला था सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो बाहर है कम कंसेंट्रेशन, अंदर है ज्यादा कंसेंट्रेशन। कहां से कहां पानी जाएगा, बाहर से अंदर। क्योंकि ऑस्मोसिस करके पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है, इसको हम बुलाएंगे एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो पानी जो है वो अंदर आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। पानी अगर सेल के अंदर आता जाएगा तो सेल इनिशियली तो क्या होगा आपका, स्वेल होता जाएगा। स्वेल होते 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 अगर कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है तो अल्टीमेटली सेल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेल हो जाएगा बर्स्ट। ठीक है, ये सेम है, होली में तुमने पानी वाले गुब्बारे फुलाए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अगर तुम पानी भरोगे तो स्टार्टिंग में तो गुब्बारा भी फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, और पानी आएगा अगर तो गुब्बारा क्या होगा, टूट जाएगा। तो वही सेम कंसेप्ट लगेगा आपका इधर भी। पानी आता जाएगा तो पहले ये भी फुल रहा है, स्वेल हो रहा है, और पानी आता जाएगा तो ये क्या हो गया आपका, बर्स्ट हो जाएगा। तो ये बात हमने किसके लिए की है, तो ये बात हमने की है एनिमल सेल के लिए। एनिमल सेल में आपको ध्यान रखना है आउटर मोस्ट कवर पे कौन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यही सेम कंसेप्ट हम उठाकर ला रहे हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में पहले तो आप ये समझो कि प्लांट सेल के पास बच्चों दो कवर होते हैं, दो कवर होते हैं। ये जो अंदर वाला कवर है ये क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाला कवर है ये क्या है आपका, सेल वॉल है। एनिमल सेल में एक ही कवर था, कौन सा कवर था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में दो कवर है, अंदर वाले कवर को हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवर को हमने क्या बोल दिया, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी हमारी वो डेलिकेट सी स्ट्रक्चर थी। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल काफी ज्यादा टफ होता है। ठीक है, सेल वॉल काफी ज्यादा क्या होता है, टफ होता है। एंड ये सेल का डेड एलिमेंट होता है। सेल वॉल इज कंसिडर्ड एज द डेड कंपोनेंट ऑफ अ सेल। काफी ज्यादा टफ होता है, काफी ज्यादा ये रिजिड होता है। तो अब इसके लिए हम ये तीन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। वापस आ जाओ, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ज्यादा कंसेंट्रेशन कहाँ है, बाहर, हाई कंसेंट्रेशन। कम कंसेंट्रेशन कहाँ है, अंदर, लो कंसेंट्रेशन।
ठीक है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? अंदर से बाहर। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, मेरे पास देखो ये ऐसा सेल है, ये रहा आपका सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट कवर पे क्या है आपके पास? सेल वॉल। सेल वॉल कैसा एलिमेंट होता है? डेड। जो चीज डेड होती है, क्या उसके पास पानी होगा बच्चों? नहीं होगा ना। अगर मुझे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या करवाना है? एक्सोस्मोसिस करवाना है, पानी सेल वॉल में से बाहर जाएगा या अंदर के सारे कंपोनेंट में से बाहर जाएगा? तो ऑफ कोर्स अंदर के सारे कंपोनेंट में से बाहर जाएगा, क्योंकि सेल वॉल के पास तो पानी ही नहीं होता है। तो आपके पास देखो क्या सिचुएशन बन रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि सेल वॉल कैसी रह रही है आपकी? इंटैक्ट, लेकिन उसके अंदर का जो भी मटेरियल था वो सारा का सारा आपका क्या हो गया है? श्रिंक। क्यों श्रिंक हो गया? क्योंकि उसका सारा पानी कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्सोस्मोसिस। पानी अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर का पानी पूरा बाहर गया, सेल वॉल कैसी रह गई आपकी? इंटैक्ट, लेकिन अंदर का कंटेंट पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? श्रिंक। एंड इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो एनिमल सेल को जब हमने हाइपरटोनिक में रखा था तो वो श्रिंक हुआ। प्लांट सेल को जब हम हाइपरटोनिक में रख रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है बच्चों? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब यही है कि सेल वॉल इंटैक्ट रहती है, इनर कंटेंट पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? श्रिंक हो जा रहा है। आइसोटोनिक की बात करेंगे तो सेम ही कंसेंट्रेशन है, तो यहाँ पे वही चीज लगेगी कि नेट ऑस्मोसिस कैसा जाएगा आपका? नेट ऑस्मोसिस विल बी जीरो। तो क्या सेल के ऊपर कोई भी फर्क पड़ेगा? नहीं, तो सेल के ऊपर नो। ठीक है, एंड लास्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी कहां से कहां आएगा? बाहर से अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड ऑस्मोसिस। कंडीशन थी मेरे पास कुछ ऐसी, ये था मेरा सेल। ठीक है, पानी अंदर आ रहा है, तो पानी के अंदर आने के बाद देखो, पानी अगर आएगा तो किस में आएगा? अंदर के एलिमेंट्स में आएगा ना। तो जो वो अंदर का प्रोटोप्लास्ट था मेरा, वो पूरा का पूरा क्या होता जा रहा है? स्वेल होता जा रहा है। प्रोटोप्लास्ट पहले इतना था, इसमें पानी आ रहा है तो देखो ये स्वेल होता जा रहा है, स्वेल होता जा रहा है। तो ये स्वेल होता जा रहा है, तो ये बाहर की तरफ किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? सेल वॉल के ऊपर। प्रोटोप्लास्ट जो मेरा स्वेल हो रहा है, स्वेल होने के बाद इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर। किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? वो देखो यहाँ पे सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन सेल वॉल क्या मेरा डेलिकेट स्ट्रक्चर है? नहीं। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर है। तो उसके ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा है, क्या उससे वो टूट जाएगा? नहीं। इनफैक्ट वो सेम इक्वल प्रेशर किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा? तो प्रोटोप्लास्ट के ऊपर एक्सर्ट करेगा। तो जितना प्रेशर एक स्वोलन प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के ऊपर एक्सर्ट करता है, उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी किसके ऊपर एक्सर्ट करेगी? प्रोटोप्लास्ट के ऊपर एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से प्लांट सेल यहाँ पे बर्स्ट नहीं होगा। प्लांट सेल यहाँ पे कैसा रहेगा आपका? सिर्फ और सिर्फ स्वोलन रहेगा। किसकी वजह से स्वोलन है? ये पानी की वजह से। एंड इसीलिए इस स्टेट को हम बुलाएंगे टर्जिड स्टेट। समझ आ गई? तो एनिमल सेल इस केस में क्या हो रहा था? हाइपरटोनिक में श्रिंक हो रहा था, प्लांट सेल का प्लाज्मोलिसिस हो रहा है। एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल आइसोटोनिक में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है इन पे। एंड हाइपरटोनिक में एनिमल सेल बर्स्ट हो रहा था, लेकिन प्लांट सेल सिर्फ और सिर्फ टर्जिड हो रहा है। क्यों प्लांट सेल बर्स्ट नहीं हुआ? क्योंकि इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? तो इसके पास प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखें तो क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों फ्लेक्सिबल है, ये क्या करती है? तो ये अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म को फूड कैप्चर करने में हेल्प करती है। तो ये है आपका अमीबा। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा जैसे ही किसी फूड को स्पॉट करता है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ऐसा अमीबा था, तो फूड उसको जैसे ही दिखा तो फूड के अराउंड उसने ऐसे देखो एक्सटेंशंस बना लिए। इसी एक्सटेंशंस को हम क्या बुला रहे हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या है? फॉल्स। एंड पोडिया का मतलब क्या है? फीट। हमारे पास फीट है, फीट की हेल्प से हम क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे भी अमीबा जो है वो इन्हीं एक्सटेंशन की हेल्प से क्या करता है, लोकोमोशन करता है। ये लोकोमोशन में क्योंकि पार्टिसिपेट करते हैं, इनको हमने बोल दिया फीट, पोडिया। लेकिन क्या ये ट्रू फीट है, क्या सही में ये उसके फीट है? नहीं, फीट जैसे है ना, तो इसीलिए हमने इनको बोल दिया है फॉल्स फीट। तो ये स्यूडोपोडिया ये ऐसे 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 होगा, तो अमीबा भी जो है वो आगे बढ़ेगा अपने मीडियम के अंदर। तो स्यूडोपोडिया जो है वो इसको लोकोमोशन में भी काम आ रहा है एंड फूड को कैप्चर करने में भी काम आ रहा है। जैसे फूड है, फूड के अराउंड स्यूडोपोडिया बन गया, फिर ये स्यूडोपोडिया मर्ज हो जाएगा। देखो मर्ज हो गया, ये फूड में क्या रिलीज हो जाएंगे, फूड के अराउंड केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, जो ये फूड को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और अमीबा को इस तरीके से फूड जो है उसके जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सारे मिल जाएंगे। तो ये फूड अपटेक में भी किसने पार्टिसिपेट कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। फिर हम बोल रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बच्चों, वो एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर है, जो सेल के इनर कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ क्या कर देता है, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ सेपरेट कर देता है। तो इसके साथ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल तो एक छोटा सा ही टॉपिक है, हम ऐसा कह रहे हैं कि सेल वॉल देखो डेड कंपोनेंट होता है। सेल वॉल के लिए हम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल आपको किस में देखने को मिलेगा, तो प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगाई में, अलगे में। प्लांट में सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया में ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। फंगस में ये बना होता है काइटिन से एंड एल्गे में ये बना होता है सेल्यूलोज से अगेन। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो सेल वॉल का फंक्शन होता है कि ये सेल को बर्स्ट होने से बचाता है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जस्ट अभी हमने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से जनरली तो एक एनिमल सेल क्या हो जाता है, बर्स्ट। बट अगर यहीं पे उस सेल में बाहर की साइड पे सेल वॉल होगा तो क्या वो बर्स्ट होगा, नहीं होगा। तो ये पहला फंक्शन। दूसरा हम देख रहे हैं कि क्योंकि सेल वॉल एक टफ स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड करता है। तो सेल का जो एक शेप प्रॉपर फिक्स्ड है, वो किसकी वजह से फिक्स्ड है, तो वो फिक्स्ड है बिकॉज ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो सेल वॉल होती है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है। देखो सेल वॉल का ना बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल को अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, काफी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको इधर ऐसे मैश लाइक नेटवर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लो जो छोटा मॉलिक्यूल है वो तो ये पोर से भी छोटा है, तो वो तो आसानी से इसको क्रॉस कर लेगा। बट अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल आ रहा है तो वो क्या ये मैश लाइक नेटवर्क को क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सेल वॉल जो है वो मैक्रो, मैक्रो का मतलब भी क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, उनकी एंट्री को ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। एंड लास्टली हम ऐसा बोल रहे हैं कि सेल वॉल जो होता है वो एक सेल को इन्फेक्टिंग एजेंट से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सेल के बॉर्डर्स की, सेल के बाउंड्री की, जिसमें हमने बात किया आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियस एंड दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।